हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आर लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा यंत्र। मैं मनोज राघव आपका इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं एक शॉर्ट प्रीव्यू आपको बता देता हूं कि मॉड्यूल 1 में और मॉड्यूल 2 में हमने केमिकल चेंजेस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था। अब इस मॉड्यूल में हम लोग आपको क्या पढ़ाएंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना थोड़ा इनोवेटिव फॉर्म से, ट्रेडिशनल मेथड को यूज भी करेंगे, इनोवेटिव फॉर्म यूज करेंगे और उससे शायद आपको बैलेंसिंग को समझने में आसानी होगी। तो बच्चा लोग देखते हैं बैलेंसिंग को लेकर। एक चीज और बता दूं, इस मॉड्यूल के बाद में मैं प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आने वाला हूं। मैं कुछ सर्टेन जो आपके एनसीईआरटी की जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना भी आपको सिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीजों को ध्यान से समझना, जिससे आपकी बेहतर लर्निंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। देखिए कि दोस्तों, बैलेंस करना किसी भी रासायनिक समीकरण को, जब हम बैलेंस करते हैं, संतुलन करना किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे डिपेंड होता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले यहां पर मैं पीछे आ जाता हूं। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैलेंसिंग करने से पहले, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते समय नियम लगता है और उस नियम को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में रासायनिक संयोजन के नियम। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 में 3 में। रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं, इसमें आप नियम देखते हैं तो दो नियम निकल कर आते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। इसको बोलेंगे द्रव्यमान का संरक्षण नियम। उसके बाद केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस होती है वो एक लॉ को और फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी स्थिर अनुपात का नियम। आपने देखा, बैलेंस जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को करते हैं तो वो नियम को फॉलो कर रही होती है, और उस नियम को हम जब इन दोनों नियमों की बात करते हैं तो इनको कंबाइंड फॉर्म से हम बोल देते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन के नियम। जब मैं दोनों लॉज की बात करूंगा तो मैं इस शब्द को यूज करूंगा, इस स्टेटमेंट को यूज करूंगा, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों नियम के अंदर में, इन दोनों लॉज के अंदर में, ये लॉ और ये लॉ दोनों की स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। तो ये लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है। क्या कहता है, चलिए वो अगली स्लाइड में पढ़ लेते हैं। और एक लॉ हो गया हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए बच्चों, अब इन दोनों नियमों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करते हैं और फिर बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारे पास पहला आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। इसने बोला मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी अगर आपने, जैसे ये स्क्रीन पर दिखाएगा आपको, ये कहना चाहता है, यहां पर स्लाइड में आपको क्लियर होगा कि हम लोगों ने ए और बी दो केमिकल्स को आपस में मिलाया और उम्मीद करी कि हमारे पास ए बी बन जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपको पता है कि इनको हम अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। टोटल मास हम, और उसके बाद में दूसरे साइड जो होती है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों आपको ये कहता है कि इसका जो मास होगा, जो कुल द्रव्यमान इस साइड का होगा, कौन सी साइड का? रिएक्टेंट साइड का जो टोटल मास होगा, वो टोटल मास किसके बराबर होना चाहिए?
प्रोडक्ट साइड के बराबर होना चाहिए। जब दोनों साइड का मास बराबर होगा तो ये लॉ फॉलो किया जा रहा है। जहां ये लॉ फॉलो किया जा रहा है वहां ऐसा होगा ही होगा। क्या? रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास, दोनों तरफ के मास कैसे होंगे? बराबर होंगे। आपने अगर एक चाय बनाई है और चाय बनाते समय आपने अगर चाय पत्ती, दूध, चीनी का इस्तेमाल किया है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो आया है वो चाय आई है, तो चाय पत्ती, चीनी और दूध, इन तीनों का जो मास होगा वो चाय के मास के इक्वल होगा। रिएक्टेंट साइड जो है, अभिकारक जो है, उसका वजन और यहां प्रोडक्ट साइड जो वजन है वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन कहता है? ये नियम कहता है। इसका मतलब जो कोई भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा वहां इस नियम का ध्यान रखा जाएगा कि एटम्स का, जो इस साइड के एटम्स हैं और इस साइड के एटम्स की काउंटिंग क्या होनी चाहिए? सेम। जब सेम होगी तो वजन तो अपने आप ही सेम आ जाएगा। ठीक है ना? आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स यानी एटम्स जो इस तरफ है और इस तरफ जो एटम्स है उनकी काउंटिंग सेम होगी तो मास ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। आगे आते हैं बच्चों, आगे ध्यान देते हैं तो हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। अब स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को समझने के लिए अगर हम बात करें तो आप वीडियोस देख लेना 9th क्लास वाले। इस लॉ को शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली यूज कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो बता देता हूं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कहता है, स्थिर अनुपात का नियम जो कहता है, उसको अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो और लेक्चर दोनों बड़ा हो जाएगा। उसके लिए जिसको नहीं पता है, जो स्पून फीडिंग वाले बच्चे हैं, जिनको बिगिनिंग से सीखना है, वो एक बार उस वीडियो को प्लीज देख लेना बेटा। चलिए आइए, मैं बस यहां आपको बता देता हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब कभी भी कोई कंपाउंड आपको लिखा जाएगा SO4, ये ऐसे लिखा है, तो इस नियम के अनुसार बैलेंस करते समय आपको नीचे की संख्या को नहीं छेड़ना है। बस इतना याद रखना है। आप जब बैलेंस करेंगे, A प्लस बी को बैलेंस करेंगे और यहां ए भी निकालेंगे, अगर यहां कभी भी कोई भी संख्या आ रही है और यहां पर कोई भी संख्या आपको मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? इन संख्याओं को, नीचे वाली को नहीं बदलेंगे। कौन कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बैलेंसिंग में इसका ये रोल है, नीचे की संख्या नहीं बदली जाएगी। सर पहले लॉ में आपने कह दिया कि अनबैलेंस होगा तो बैलेंस करना जरूरी है, इधर के काउंटिंग और इधर की काउंटिंग को सेम होना जरूरी है। सर दूसरे लॉ में आप ये कह रहे हो कि नीचे के नंबर जो है उनको चेंज नहीं करना है। दोनों बातों पर ध्यान देना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण नियम में मैंने बोला कि इधर के काउंटिंग, एटम्स की काउंटिंग, इधर के एटम्स की काउंटिंग अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना है। सेम करना है तो यानी चेंज करना पड़ेगा नंबरों को। और दूसरे लॉ में मैं ये कह रहा हूं कि इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर तो चेंज करना है पर नीचे से नहीं चेंज करना। नीचे वाले हमेशा फिक्स रहेगा रेशो। आपको चेंज करना है तो आगे काउंटिंग को घटा के या बढ़ाकर आप क्या कर सकते हो? यहां पर चेंज कर सकते हो। ये काउंटिंग जो इस तरफ वाली है, ये आगे से आप चेंज कर सकते हो, नीचे से आप चेंज नहीं कर सकते हो। इन दोनों नियमों से फिर से बता दूं, दो बातें निकल कर आ गई। नंबर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने पड़ेंगे, एटम्स की काउंटिंग बैलेंस करनी पड़ेगी। और दूसरा लॉ कहता है कि बैलेंस करते समय आगे से करना, नीचे से चेंज नहीं करना है। अब चलिए आइए, अब एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एग्जांपल रहेगा, जिंक लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया और हमने क्या बनाया? यहां पर जिंक सल्फेट बनाया। जिंक जब हमने बनाया, जिंक लिया तो जिंक को बोलते हैं Zn, प्लस लगाया, रिएक्टेंट साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4। यहां बना हमारे पास ZnSO4। ये भी एक एक्टिविटी है तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था, ये तीसरे नंबर की एक्टिविटी का जो रिटन फॉर्म है। और यहां एक गैस निकली हमारे पास H2। अब होना क्या है, हम देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे करेंगे। इस तरफ मैंने देखा
Zn एक एटम है, H एटम है, S और O भी अलग अलग एटम है, पर SO4 को मैं एक साथ लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बैलेंसिंग चार्ट आपको पढ़ने के लिए बोला था, और SO4 यहां पर भी इकट्ठा आ रहा है और यहां भी इकट्ठा आ रहा है, तो इकट्ठा लिखकर काउंट करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी हमें। ये वैसे तरीका काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं और काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वाला जो मेथड है ये जुडिशियल नहीं है, बट मेरा ऐसा दावा है कि बिगिनर्स के लिए ये वाला तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको ऑनलाइन कन्फेस कर रहा हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जो मेथड है ये ठीक ठाक नहीं है, बेटा आप बिगिनिंग लेवल की साइंस पढ़ रहे हो, और उसके लिए मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई फायदेमंद या इफेक्टिव कोई मेथड है। तो आपने Zn लिखा, यहां H है, आपने H यहां भी लिखा, और SO4 आपने यहां भी लिख दिया। आपने देखा SO4 इकट्ठा आ रहा था, यहां भी इकट्ठा आ गया। कुछ चीजें होती है, NO3 हो गया, SO4 हो गया, ये इकट्ठे आते हैं। अगर इस तरफ आपको पैच में मिल रहे, ग्रुप में मिल रहा है, तो आप उठाकर रख देना ऐसे ही। चलिए बेटा, अब यहां देखते हैं, यहां Zn की काउंटिंग 1 थी और यहां भी Zn की काउंटिंग 1 थी। यहां H की काउंटिंग 2 थी और यहां भी H की काउंटिंग 2 थी। H 2 है, या SO4 पूरा 1 है और यहां भी SO4 1 है। क्या क्लियर हुआ? इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, संतुलित है। क्यों? क्योंकि इस तरफ का मास रिएक्टेंट साइड का जो एटम्स की काउंटिंग है और उस साइड की एटम्स की काउंटिंग सेम निकल गई। उम्मीद है आपको ये बैलेंसिंग का जो एक छोटा सा नमूना था वो समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट एक प्रैक्टिस सेशन फिर से लेकर आ रहा हूं, एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आ रहा हूं, और उस वीडियो के अंदर में मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू आउट इस तरह की बैलेंसिंग को कंटिन्यू करूंगा। यहां मैंने सिर्फ आपको यह समझाया कि चेक कैसे किया आपने, बैलेंस कैसा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर आ रहा हूं उसमें मैं आपको यह समझाऊंगा बैलेंस करते कैसे हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग और कीप वॉचिंग। इसको जरूरतमंदों तक पहुंचाना ना भूलें।